हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद रियान। आई एम फ्रॉम 9D SOSC YB और मेरी प्रेजेंटेशन है ये INS की। और इसका मेरा जो टॉपिक है वो है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में से है। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है ये रिवॉल्यूशन होता क्या है। रिवॉल्यूशन एक चीज होती है जैसे कि अगर कोई भी किसी भी चीज में एकदम से बहुत ज्यादा उठाव आ जाता है, बढ़ जाती है। जैसे कि अभी कोई नीचे लेवल पे और फिर वो एकदम से ऊपर चली गई, उसमें रिवॉल्यूशन कहलाता है कि इसमें रिवॉल्यूशन हुआ। ऐसी फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, एक टाइम पे ऐसे ही हुआ था कि पहले तो उसकी नहीं थी, मतलब इतना फ्रेंच का कुछ नहीं था, और उसके बाद फिर वो एकदम से ग्रो करा। और इसके अंदर एक चीज जो चैप्टर के अंदर है उसके अंदर एक ये चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये सब नाम, फर्स्ट स्टेट का क्लर्की, सेकंड स्टेट का नोबिलिटी, थर्ड स्टेट होती है उसके अंदर ये सब आते हैं जैसे बिजनेसमैन और फार्मर्स, आर्टिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन जितने भी होते हैं, और कोर्ट वाले, लॉयर्स। अब जब हमारा टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, तो इसके अंदर ये था कि जो फ्रांस था ना, फ्रांस था उस टाइम पे, वहां का राजा था लुई 16। वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। तो वहां पे एक ऐसा था कि वो 3 ट्रिलियन लिवरेज के उसमें थे, वो कर्जे में। तो फिर अब जिसे लुइस को कर्जा भी चुकाना था, तो वो कैसे चुकाता कर्जा, तो उसने टैक्स बढ़ाने की सोची। जब उन्हें टैक्स बढ़ाने की सोची तो सब लोग, इसके एक वो था रूल की कैसे टैक्स बढ़ेगा। टैक्स के अंदर ये था कि जब टैक्स बढ़ाओगे तो तीनों स्टेट जो थी, अभी मैंने बताई थी 3 स्टेट, तो उससे मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो ये स्टेट जनरल क्या होता है, स्टेट जनरल वो है पॉलिटिशियन पार्टी टू विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब जो तीनों स्टेट है उनमें से कुछ कुछ लोग आएंगे और वो अपनी स्टेट को जो है ना वो करेंगे रिप्रेजेंट। तो ऐसे तीनों को बुलाना पड़ता था, तीनों स्टेट को। ये होता था कि राजा चॉइस करेगा दिन और तारीख की कब होगा ये। तो उनने एक मीटिंग बुलाई। तो इस मीटिंग के अंदर उन्होंने क्या करा कि जितने भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे उन सबको तो चेयर दे दी। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको, उनने इसको चेयर दे दी, ऐसे ऐसे चेयर दे दी जैसे ये चेयर्स है, और उसके पीछे खड़ा कर दिया थर्ड स्टेट वालों को। जब उन्हें थर्ड स्टेट खड़ा कर दिया, और देखो ये जो मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम हुई थी 1614 में, अब उन्हें 5 मई को बुलाई है। और एक कौन सा वारसीरे का एक हॉल था जो कि उन्होंने तैयार किया, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी डेकोरेशन के साथ, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। और उसके बाद जब फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर थे उन्हें चेयर दिए, मैंने बता दिया। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से आए थे 300 मेंबर, और लेकिन थर्ड जो स्टेट थी उसके अंदर आए थे 600 मेंबर। अब जब 600 मेंबर्स आए तो ऐसा था, फर्स्ट स्टेट वाले देंगे 1 वोट, सेकंड वाले 1 वोट, थर्ड वाले 1 वोट। अब ये था कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसके अंदर रिच लोग आए ज्यादातर, मतलब जितने भी रिच लोग थे, रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, रिच लोग, एजुकेटर मेंबर ऑफ, जो फार्मर थे, कारपेंटर, प्लम्बर, मतलब आर्टिशियन, पीजन और वुमेन, इन लोगों को असेंबली में आने की इजाजत नहीं थी कोई भी। तो इसीलिए जो वो लोग थे, जितने भी रिच लोग थे, ये रिच लोग और एजुकेटेड लोग, इन लोगों ने 40,000 वर्ड के अंदर इनकी पीजेंट्स की और आर्टिशियंस की बात लिखी 40,000 वर्ड में, और वहां पे जाके उन्होंने पेश करा। और ये जैसे मैंने बताया अभी, इसमें एक वोट मिलती थी तीनों स्टेट को। थर्ड स्टेट वालों ने कहा कि हम तो ऐसे करेंगे कि 1 वोट 1 वैल्यू। इससे कि क्या होगा, इससे ये होगा कि पहली स्टेट से 300 वोट आएंगे और दूसरी से भी 300, लेकिन जो थर्ड स्टेट है उससे 600 वोट आएंगे। और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में भी बहुत से लोग ऐसे थे जो कि थर्ड स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे। ये आइडिया उन्हें आया कहाँ से, एक बुक थी फिलोसोफर रूसिया की, बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन किंग ने जो है ना मना कर दिया इनकी डिमांड को कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे होता है पहले से वैसे ही होगा, 1 वोट और 1 स्टेट की। तो फिर इन लोगों ने जो ना ये गुस्से में चले गए, थर्ड स्टेट वॉल आउट टू द असेंबली इन प्रोटेस्ट। ये लोग चले गए कि भाई हमारी बात नहीं मान रहे तो हम भी यहाँ पे नहीं रुकेंगे। अब 20 जून को इन लोगों ने क्या करा, जो वारसीले का ग्राउंड था वहां पे एक टेनिस कोर्ट था, तो उसके अंदर इन लोगों ने मीटिंग करी। हाँ, इन लोगों ने कसम खा ली थी कि हम लोग जो है ना हटेंगे नहीं जब तक कि हम फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते, मतलब फ्रांस के अंदर लॉ लागू नहीं कर देते। अब इनका जो लीड कर रहा था, एक तो ये था मिरेबी अबे सियास, और एक था नहीं, एक ऊपर ही है,
इन्हें 2 लोग लीड कर रहे थे, ठीक है, एक तो ये और एक अभी नीचे आएंगे। ये कौन थे, इनके बारे में भी जानना थोड़ा सा जरूरी है। ये एक नोबल फैमिली में बिलोंग करते थे, मतलब कि जो सेकंड स्टेट होती है। और ही ऑल्सो डिलीवर पावरफुल स्पीच। हाँ, इन्होंने जो है ना वार्सिलिया में जब ग्राउंड था वहां पे असेंबली, वो जहाँ पे थर्ड स्टेट वालों ने असेंबली ज्वाइन करी थी, वहां पे इन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच भी दी थी जिससे उन्हें हौसला आया। हाँ, अब दूसरे ये हैं तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। इन्होंने एक वो दिया था पैम्पलेट, व्हाट इज थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट इन्होंने एक पैम्पलेट दिया था। और इसके बाद व्हेन थर्ड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस इमर्जिंग डेंजर एवरीवन वाज टू फाइट, मतलब ऐसा था उसके टाइम बाद, कुछ टाइम बाद सब फ्रांस के अंदर सब कुछ ऐसा हो गया था कि सब कुछ लड़ने के लिए तैयार थे सब लोग। ऐसा क्यों था, ये है इसका रीजन था कि जो ब्रेड के प्राइसेस थे ना वो एकदम से जल्दी बढ़े ही जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे, मतलब खाना पानी। तो एक दिन क्या हुआ, ये लोग जो भीड़ थी बाहर, जनता थी, उन लोगों को जो है ना लाइन में लगना पड़ता था बहुत घंटों तक राशन लेने के लिए, मतलब ब्रेड लेने के लिए। जब वो लोग वहां पे खड़े रहते थे, एक बार आप ऐसे बाहर चला गया तो जितनी भी खास करके वुमेन थी उन्होंने जो है ना शॉप में हमला कर दिया और सारी ब्रेड जो थी वो चुरा ली। अब पेरिस के पास जो विलेज थे, मतलब पेरिस के जितने भी आसपास के विलेज थे, उसके अंदर ये हुआ कि जो वो है ना जमींदार जो लोग होते हैं, जैसे कि अब इस पे इतनी सारी, एक बंदा है जिसपे 1000 बीघे की जमीन है तो उनने दूसरों को दे दी। अब वो किसी को रेंट पे दे देगा, तू एक काम कर, तो इतने दिन के लिए मेरे को इतना किराया दे दियो। तो ये लैंडर्स जो थे ना, ये अफवाह फैली कि लैंडर्स में कुछ बदमाश भेजे हैं कि हमारी क्रॉप को खराब करने के लिए। मैंने पर्सन, हाँ, ये फार्मर्स अटैक बनती। तो फिर वहां पे हड़बड़ी मच गई। तो उन लोगों ने क्या करा, वो लोग भी गुस्से में आ गए। अब उन लोगों ने क्या करा, हमला कर दिया उन लोगों पे, मतलब जितने भी वो अफवाह फैली थी कि बदमाश आ रहे, उन लोगों ने क्या करा, लैंडर्स पे हमला कर दिया। जब उन्होंने हमला करा तो उसके बाद उन लोगों ने क्या करा, ये डॉक्यूमेंट जला दिए। कौन से, जो जिन्होंने रिकॉर्ड कर रखे थे, मैनोरियल ड्यूज। अब मैनोरियल ड्यूज क्या होता है, वही जो मैंने अभी बताया कि अगर उसके पास जमीन है, और जैसे अभी मैंने तुम्हें जमीन दी और उसके बाद मैंने कहा कि ये 500 रुपए है एक दिन का किराया, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट बनता था कि 500 रुपए एक दिन के देगा। तो वो फाइल जला दी उन लोगों ने कि जिससे पता नहीं लगा किसके पास कौन सी जमीन रह गई है। रेफरेंस नोबल। अब बहुत से लोग कहेंगे दैट्स व्हाई सम नोबल्स, मतलब कुछ लोग जो है ना दूसरे देश को छोड़, मतलब जगह को नहीं छोड़ रहे थे, सेकंड स्टेट वाले लोग अपना मोहल्ला नहीं छोड़ रहे थे, मतलब देश को ही छोड़ के जा रहे थे। और जहां जहां पे लड़ाइयां हुई थी, देखो ये जितना भी ग्रीन जगह है, ये ग्रीन, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये जो रेड वाली जगह है, ये मतलब पिंक सी, थोड़ी लाइट पिंक, इसमें 1789 से पहले ही लड़ाई हो चुकी थी। और ये जितने भी है ना, इसका मतलब यहाँ से लोग बाग ऐसे ऐसे जा रहे थे, यहाँ पे ऐसे लड़ाई ऐसे शुरू हो रही थी। हाँ, उसके बाद किंग ने देखा ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने जो है ना, किंग ने क्या करा, उनकी उसको हटा दिया कि चल हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, आप बताओ क्या क्या लॉ है। अब जो थर्ड स्टेट ने नए लॉ बनाए थे, उन्होंने कहा रिमूव फ्यूडल सिस्टम, मतलब कि क्या, जैसे कि 1 स्टेट की 1 वैल्यू होती थी, वो हटाओ, 1 वोट 1 वैल्यू कर, 1 पर्सन 1 वैल्यू, 1 वोट करो। उसके बाद ऐसे हुआ मेंबर ऑफ द क्लरिकल फोर्स। हाँ, जो फर्स्ट स्टेट के मेंबर थे ना, उनको इससे फोर्स करा गया कि तुम जो भेदभाव करते हो स्टेट के ऊपर, इस सब को बंद करो। और हाँ जी, और ये भी था कि जो फर्स्ट स्टेट थे उसके अंदर चर्च आता था, चर्च वाले लोग आते थे जिन पे चर्च की जमीन होती थी, तो जितनी भी इन पे फालतू की जमीन थी ना, उस सबको इन लोगों ने वापस ले लिया। उसका क्या फायदा हुआ कि गवर्नमेंट 2 बिलियन लिवरेज का उन्हें फायदा हो गया, जबी की जबी, मतलब जैसे ये हुआ सब कुछ, जिनसे जमीन दी ना, जमीन को बेच के। अब ये था कि फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। एक मिनट, ये सब कुछ कब हुआ था, 1789 में, 4 अगस्त 1789। अब इसके बाद 1789 के बाद 1791 में ये, इस टाइम तो राजा ने कहा था चलो हम मान लेंगे, और अब जाके ये पूरे तरीके से बना, जैसे ही हमारा लॉ भी काफी टाइम में 3 साल में बना था, तो इस हिसाब से इनके में भी काफी टाइम लगा था। तो द मेन ऑब्जेक्ट, हाँ, इनकी जो मेन थी ना, इनका जो मेन ऑब्जेक्ट है ये था कि राजा को कंट्रोल करना, राजा की पावर को कैसे कंट्रोल रखेंगे, राजा हमारे ऊपर चले। ये 3 हिस्सों में पावर बांट दी इन्होंने, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिसने कि फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना दिया। अब मैं इसका एक एग्जांपल, जैसे कि यूके, जिसको आप ब्रिटेन भी जानते होंगे,
तो उसके अंदर क्या है, राजा रानी थी भी जिनकी कुछ समय पहले डेथ हो गई, अब उनका बेटा बना है वहां पे राजा। तो ऐसी था कि उसने क्या करा, वो भी है तो वहां के राजा ही, लेकिन वो भी वहां के लॉ के हिसाब से चलते हैं, जो वहां पे कहा जाता है वैसे चलते हैं वो लोग भी। अब एक ये टेबल है, इससे पहले हमें ये समझने की जरूरत है नेशनल असेंबली फॉर सिलेक्टिंग बाय वोटिंग। ये था कि जो फ्रांस की जनता थी ना, उसको दो हिस्सों में बांट दिया था, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या है, वो लोग जो कि 25 से ज्यादा उम्र के हैं, सारे जितने भी वुमेन नहीं सिर्फ मैन, और जो टैक्स पे करते हैं सिर्फ वही लोग, वो लोग एक्टिव में आते हैं। और जो पैसिव में आते हैं, और हाँ इन लोगों को जो है ना वोट का भी अधिकार होता है। पैसिव सिटीजन नो वोटिंग। हाँ, पैसिव सिटीजन में जितने भी 25 साल से नीचे के लोग हैं और जितने भी महिला औरतें हैं वो सब भी आती हैं इसमें पैसिव के अंदर, और इन लोगों को कोई वोट का राइट नहीं होता। 25 साल से ऊपर के कुछ लोग भी आते हैं जो कि टैक्स पे नहीं करते। किंग हैव स्प्रेड हाँ, अगर ऐसा भी हो सकता था, अगर किंग को ये बात पसंद नहीं आ रही, मतलब कोई लॉ दिया और किंग को वो लॉ पसंद नहीं आया, तो किंग उसे डिनाइड भी कर सकता है कि नहीं ये वाला लॉ नहीं चलेगा। अब ये वाली चीज ऐसे जैसे मैंने बताया, ये 28 मिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ 4 मिलियन लोग थे जो कि एक्टिव में थे, और ये लोग भी 4 मिलियन भी जो है ना इनको सिलेक्ट करते थे, जो 50,000 लोग वोट करेंगे 745 मेंबर की नेशनल असेंबली बनवाने के लिए। ये सब आते थे लेजिस्लेचर में, और उसके बाद ये लोग कंट्रोल करते थे एग्जीक्यूटिव को, यानी कि किंग को या मिनिस्टर्स को, सबको। और ये जो जज थे, ये जुडिशरी में सिर्फ जज आते थे जो कि जो है ना एक्टिव लोगों के, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा वो करे जाते थे, इलेक्ट करे जाते थे। और जुडिशरी पे जो है ना किसी का कुछ होता नहीं था, ये अपने आप में फ्री होता था, ये तो इस पर कंट्रोल कर सकता था। और किंग वीटो का मतलब है कि किंग जो है ना, अगर इनका लॉ कुछ पसंद नहीं आ रहा तो इसे मना भी कर सकता है कि नहीं भाई अब ये नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपको इन 50,000 लोगों में से बनना है जो कि वोट करेंगे 745 लोगों को, तो ऐसा होगा आपको वो मतलब ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसे अगर आप 3 दिन का कमा रहे हो, अगर 3 दिन का कमा के 5 दिन की कमाई दे रहे हो, तो आप उन 50,000 लोगों में से आ सकते हो। और अगर ऐसा है 3 दिन का कमा के आप 1 महीने की कमाई दे रहे हो, 2 महीने की दे रहे हो, तो तुम उन 745 लोगों में से भी आ सकते हो। और हाँ, इसके बाद सब कुछ राइट मिले फ्रांस के लोगों को, जैसे राइट सच एज टू राइट टू लिव, फ्रीडम की, कुछ भी बोलने की, और या फिर इक्वालिटी की राइट मिली। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, पॉलिटिशियन सिंबल। अब ब्रोकर चेंज, जब ब्रोकर चेंज का मतलब है कि बिकमिंग फ्री हो गई अब ये जगह। अब इसका द बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइज इन यूनिटी, यूनिटी में। और इस ट्रायंगल का मतलब है सर्विस ट्रायंगल, हाँ, द आई विद इन आ ट्रायंगल रेडिएशन लाइट। इसका मतलब है कि हम लोग अभी आई के साथ नॉलेज में खड़े हैं, इग्नोरेंस, हाँ, मतलब कि किसी को इग्नोर करना, किसी के साथ मिलजुल के रहना, ऐसे इसमें दोनों चीजें ही आ जाती है। अब ये स्केप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, मतलब जो कि अमीर लोग होते हैं, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, अगर उनके ऐसे मतलब कहीं घर के बाहर ऐसी चीजें, तो इसका मतलब वो लोग बहुत ज्यादा अमीर है। ऐसे स्नेक जो कि अपनी टेल को ही बाइट कर रहा है, जो एक रिंग बना रहा है, रिंग दैट नेवर एंडिंग। इसका मतलब है जो चीज कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि ये भी ऐसा लग रहा है कि कभी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये है तो एक सांप ही। रेड कैप, रेड प्रिजन कैप, जहाँ पे ये कैप होगी रेड वाली, इसका मतलब वो लोग बिल्कुल फ्री है, वो किसी के अंडर नहीं, जैसे जजेस बताया था अभी मैंने। ब्लू व्हाइट रेड, ये जो है ना नेशनल कलर था किसका, फ्रांस का, ब्लू व्हाइट एंड रेड, ऐसा। द विंग वुमेन पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, द विंग वुमेन मतलब कि द विंग वुमेन, इसका मतलब है कि जो नजरिया है, लॉ का नजरिया, वो दिखाएगा। और द लॉ टेबल का मतलब तो यही देखिए, जैसे हमारे यहाँ भी लॉ होती है, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड इक्वल बिफोर इट, सबके लिए इक्वल है। थैंक यू।